नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को एसेट्स और लायबिलिटी की डिफिनीशन के साथ साथ उनके टाइप्स के बारे में समझाने वाला हूं, बहुत ही आसान तरीके से फिगर की सहायता से। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहले एसेट्स, संपत्ति। एसेट्स क्या होता है? एसेट्स आर वैल्यूएबल एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज। एसेट्स क्या है? वैल्यूएबल और इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, संसाधन है ऑफ एन इंटरप्राइजेस, एक इंटरप्राइजेस के लिए यूजफुल इन इट्स ऑपरेशन, जो कि क्या होता है, इसके ऑपरेशन में यूजफुल होता है। तो हिंदी में समझते हैं कि संपत्ति किसी कंपनी के संचालन में काम आने वाली मूल्यवान और आर्थिक संसाधन है। तो एसेट्स क्या है? किसी कंपनी के संचालन में, मीन्स किसी कंपनी को ऑपरेट करने में काम आने वाली मूल्यवान और आर्थिक रिसोर्सेज है, संसाधन है। आप देख सकते हैं फिगर में, संपत्ति के रूप में मैंने फिगर में क्या दिखाया है, जैसे ये फर्नीचर और उसके साथ लगे इक्विपमेंट्स। तो अगर हम कोई कंपनी चला रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उसकी एक ऑफिस होगी, उसमें कुछ इक्विपमेंट्स होंगे और उसमें फर्नीचर भी होंगे। तो उस कंपनी के ऑफिस को चलाने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए मैंने इसे किस में रखा है? एसेट्स में, संपत्ति की लाइन में। स्टॉक, आप देखिए यहाँ पर स्टॉक, ये देखिए। तो स्टॉक में क्या है कि एक एसेट्स के श्रेणी में स्टॉक भी आता है, जो कि करंट असेट्स माना जाता है। एक कंपनी की चालू संपत्ति, जो स्टॉक होती है कंपनी की, जिनसे कंपनी सेल और परचेस करती है जिन चीज़ों का, उन चीज़ों को किस में रखा गया है, उसे भी हम एसेट्स की श्रेणी में रख सकते हैं। तीसरी फिगर को आप देखिए, ये क्या है? एक फैक्ट्री। तो फैक्ट्री है तो बिल्डिंग के रूप में होगी, तो वो फैक्ट्री भी किस रूप में आ जाएगी? एसेट्स के रूप में, जो कि फिक्स एसेट्स के रूप में माना जाएगा। कैश, आप चौथी पिक्चर क्या है? कैश। तो कंपनी के पास जो कैश होती है वो भी किस में आएगी? करंट एसेट्स में, चालू संपत्ति में। तो अभी ये कुछ फिगर्स हैं जिनको आप देख के समझ सकते हैं कि ये चीज़ें एक कंपनी के संचालन में, कंपनी के ऑपरेशन में कंपनी को सहायता प्रदान करती हैं। तो इन चीज़ों को हम किस में रख सकते हैं? एसेट्स की श्रेणी में रख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो आप देखिए यहाँ पर मैंने एसेट्स को क्लासिफाइड किया है किस तरीके से। तो एसेट्स को आप देख सकते हैं मैंने क्लासिफाइड किया है कि संपत्ति का वर्गीकरण कुछ इस तरीके से है। जो संपत्ति होता है, एसेट्स होता है, उसको दो ग्रुप में बांटा जाता है। पहला ग्रुप होता है टेंजेबल एसेट्स और दूसरा ग्रुप होता है इनटेंजेबल एसेट्स। पहला ग्रुप होता है टेंजेबल एसेट्स और दूसरा ग्रुप होता है इनटेंजेबल एसेट्स। तो टेंजेबल और इनटेंजेबल एसेट्स के बाद हम टेंजेबल एसेट्स को दो ग्रुप में बांट सकते हैं। पहला है करेंट एसेट्स और दूसरा है फिक्स्ड एसेट्स। सबसे पहले एसेट्स को हमने दो ग्रुप में बांटा, टेंजेबल और इनटेंजेबल। और टेंजेबल को मैंने दो ग्रुप में बांटा, पहला करेंट एसेट्स और दूसरा फिक्स्ड एसेट्स। तो आप देख सकते हैं फिगर की सहायता से। अब बढ़ते हैं, इसके क्लासिफिकेशन को हम एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले टेंजेबल एसेट्स। तो टेंजेबल एसेट्स आप देख सकते हैं, टेंजेबल एसेट्स क्या होता है कि टेंजेबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन फिजिकल एग्जिस्टेंस। टेंजेबल एसेट्स क्या होता है? फिजिकल एग्जिस्टेंस। ऐसे एसेट्स जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो उन्हें हम टेंजेबल एसेट्स के रूप में जानते हैं। फिजिकल एग्जिस्टेंस मीन्स, जैसे मान लीजिए कि आपके पास फर्नीचर है तो वो फिजिकली एग्जिस्ट करता है। लैंड है, बिल्डिंग है, कैश है, स्टॉक है, इन्वेंट्रीज है। तो ये चीज़ें क्या हैं? फिजिकली क्या करती हैं? एग्जिस्ट करती हैं। इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। फिजिकली एग्जिस्टेंस मीन्स ऐसे एसेट्स जो कि फिजिकली एग्जिस्ट हों आपके पास, जिन्हें आप छू सकें, ऐसे एसेट्स को क्या कहा जाता है? टेंजिबल एसेट्स। उसके बाद हम इसे हिंदी में समझते हैं, जिसे हम टेंजिबल एसेट्स को हिंदी में मूर्त संपत्ति भी बोलते हैं। मूर्त संपत्तियां वे होती हैं जिनका भौतिक अस्तित्व क्या हो? भौतिक अस्तित्व, फिजिकल एग्जिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, इन चीज़ों को किस में रखा गया है? टेंजिबल एसेट्स की श्रेणी में रखा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एसेट्स की ओर। तो टेंजिबल एसेट्स को दो पार्ट में बांटा गया था, जैसा कि मैंने अभी दिखाया आपको, आप फिर से देख सकते हैं। टेंजिबल एसेट्स को दो पार्ट में बांटा गया था, एक करेंट एसेट्स, दूसरा फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है।
तो करंट असेट्स, अब टेंजिबल एसेट्स में हम पहले पॉइंट को समझते हैं, करंट असेट्स। तो करंट असेट्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि करंट असेट्स आर दोज असेट्स विच आर हेल्ड फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड। तो करंट असेट्स क्या होता है, जो शॉर्ट टर्म पीरियड को हो। इस बात को आप ध्यान दीजिए कि करंट असेट्स ऐसे असेट्स होते हैं जो कि केवल शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए ही होते हैं एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर, और जिन्हें 1 वर्ष के अंदर ही आप कैश में कन्वर्ट करा सकें। तो करंट असेट्स क्या होते हैं, ऐसे असेट्स जो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होते हैं और 1 वर्ष के अंदर आप उन्हें कैश में कन्वर्ट करा सकें। हिंदी में समझते हैं, चालू संपत्ति वे संपत्तियां होती हैं जो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए रखे जाते हैं और 1 साल के भीतर कैश में बदले जा सकें। शॉर्ट टर्म करंट असेट्स क्या होते हैं, ऐसे असेट्स जिन्हें शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए रखा जाता है और जिन्हें 1 वर्ष के भीतर हम नगद में कन्वर्ट करा सकें। फॉर एग्जाम्पल BR या फिर डेटर। BR मीन्स बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल के थ्रू क्या होता है, हमें पेमेंट मिलता है। किसी के ऊपर अगर हमारा ड्यूज है, बकाया है, तो उसके ऊपर हमने जो बिल लिखा है वो बिल दिखाकर हम विद इन 1 ईयर में हम उससे पेमेंट ले सकते हैं। तो बिल्स रिसीवेबल को हम करंट असेट्स की श्रेणी में रखते हैं। दूसरा डेटर्स, जो आपके देनदार हैं, वो भी क्या होते हैं आपके लिए, करंट असेट्स माने जाते हैं, क्योंकि वो भी शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए ही होते हैं। तो इसे हम किस में रख सकते हैं, करंट असेट्स की श्रेणी में रख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल में 2 पार्ट थे, एक करंट असेट्स, दूसरा फिक्स असेट्स। करंट असेट्स मैंने आपको समझा दिया, अब आते हैं फिक्स असेट्स की ओर। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं फिक्स असेट्स क्या होता है। नॉन करंट असेट्स, फिक्स असेट्स को हम नॉन करंट असेट्स के नाम से भी जानते हैं, ये आप याद रखिएगा। फिक्स असेट्स को हम नॉन करंट असेट्स के नाम से भी जानते हैं। तो नॉन करंट असेट्स आर दोज असेट्स विच आर होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड। तो जो नॉन करंट असेट्स होता है या फिर फिक्स असेट्स होता है, उसमें क्या होता है, वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है, और करंट असेट्स जो था वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। तो जो फिक्स असेट्स होता है वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है, विच इज मोर देन 1 ईयर, और उसकी जो लाइफ होती है वो 1 साल से अधिक की होती है। जो फिक्स असेट्स होता है या नॉन करंट असेट्स होता है वो करंट असेट्स के जस्ट अपोजिट होता है। करंट असेट्स क्या होता है, मैंने बताया कि जो लेस देन 1 ईयर के लिए हो, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए हो, और जिसे आप 1 ईयर के भीतर ही कैश में कन्वर्ट करा सकें। उसी तरह उसका जस्ट अपोजिट फिक्स असेट्स होता है। इसमें क्या होता है, मैंने बताया कि ये शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है और मोर देन 1 ईयर के लिए होता है। ठीक है, अब इसको हिंदी में समझते हैं। गैर चालू संपत्ति वे परिसंपत्तियां होती हैं जो लॉन्ग टर्म अवधि के लिए रखे जाते हैं और जो 1 वर्ष से अधिक होते हैं, जिनकी लाइफ क्या होती है, 1 वर्ष से अधिक होती है। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। अगर आप अपने कंपनी के लिए बिल्डिंग खरीदते हैं या फिर प्लांट एंड मशीनरी परचेस करते हैं तो उनकी लाइफ 1 वर्ष से अधिक ही होती है, ये आप भी जानते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को किस में रखा गया है, फिक्स असेट्स की श्रेणी में रखा गया है। तो यहाँ पर टेंजिबल असेट्स खत्म होता है। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट की ओर, इनटेंजिबल असेट्स। तो इनटेंजिबल असेट्स आप देख सकते हैं, इनटेंजिबल असेट्स आर दोज असेट्स विच हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। जैसा कि मैंने क्या बताया, अगर आप टेंजिबल एसेट्स की ओर फिर से जाएं तो टेंजिबल एसेट्स में मैंने क्या बताया था कि जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, और इनटेंजिबल एसेट्स अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जस्ट टेंजिबल एसेट्स के अपोजिट होता है, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। ऐसे एसेट्स को हम क्या कहते हैं, इनटेंजिबल, अमूर्त संपत्ति। हिंदी में आप देखिए, अमूर्त संपत्ति वे होती जिनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता, मीन्स कि जिसे हम छू नहीं सकते, जो भौतिक रूप से एग्जिस्ट नहीं करते हैं, उन्हें हम इनटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क आप जानते हैं, गुडविल मीन्स प्रसिद्धि, ख्याति, रेपुटेशन। अगर आपकी मार्केट में कुछ रेपुटेशन है तो क्या आप फिजिकली उसे छू सकते हैं, नहीं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। पेटेंट, पेटेंट को भी आप फिजिकली छू नहीं सकते हैं।
ट्रेडमार्क, जैसे किसी कोचिंग वगैरह का ट्रेडमार्क लोगो, तो क्या आप उसे फिजिकली छू सकते हैं? नहीं, वो सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं। वो ये सारी चीज़ें आपके लिए एक रेपुटेशन का काम करती है मार्केट में। तो ये थे आपके एसेट्स। मैं आपको फिर से बताता हूँ, रटने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको फिर से एक बार समझाता हूँ, आप प्लीज़ समझिए। सबसे पहले मैंने बताया कि एसेट्स दो टाइप के होते हैं, एक टेंजेबल, दूसरा इंटेंजेबल। टेंजेबल एसेट्स क्या था? जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, और इंटेंजिबल जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। सिंपली टेंजिबल एसेट्स जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो और इंटेंजिबल जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। करेंट एसेट्स मीन्स चालू संपत्ति। चालू संपत्ति क्या होती है? कि जो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए हो, जो क्या हो, लेस देन 1 ईयर, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए हो। और फिक्स एसेट्स क्या होती है, या नॉन करेंट एसेट्स क्या होती है? जो कि लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए हो, जो क्या हो, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए हो। चारों चीजें एक दूसरे से देखिए जस्ट अपोजिट में है, तो रटने की जरूरत नहीं है। एक चीज आप याद रखेंगे तो दूसरी चीज को आसानी से समझ और लिख सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लायबिलिटी की ओर। लायबिलिटी देखिए, लायबिलिटी में भी क्या होता है कि लायबिलिटी भी 3 टाइप की होती है। पहला होता है करेंट लायबिलिटी, दूसरा होता है फिक्स्ड लायबिलिटी मींस या फिर नॉन करेंट लायबिलिटी, और तीसरा होता है कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। ये 3 टाइप की लायबिलिटी होती हैं। आइए एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले लायबिलिटी को हम समझते हैं कि लायबिलिटी क्या होती है। तो लायबिलिटी आर ऑब्लिगेशन एंड डेब्ट दैट एन इंटरप्राइजेज हैज टू पे आफ्टर सम टाइम इन फ्यूचर। अब इसे हिंदी में समझते हैं, क्या कह रहा है? दायित्व एक ऋण है जो कि भविष्य में कुछ समय बाद कंपनी को भुगतान करना होता है। दायित्व क्या है? एक जिम्मेदारी है, एक ऋण है जो कि कंपनी को आज नहीं तो कल भविष्य में चुकता करना ही होगा। सपोज दैट आपने किसी से लोन ले रखा है, तो ये वो क्या है? लोन आपके लिए एक दायित्व है, लायबिलिटी है आपकी, जिसे आपको इन फ्यूचर चुकाना ही पड़ेगा। किसी भी हाल में आपको पेडअप करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता आपके पास नहीं है। तो लायबिलिटी ये होती है। और इसके लिए कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। बीपी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सब क्या है? आपके लिए लायबिलिटी है। बिल्स पेबल, जिसके थ्रू आपको पेमेंट करना है, तो वो आपके लिए क्या है? एक लायबिलिटी स्टैंड है। उसके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मीन्स ऐसे एक्सपेंस जिन्हें चुकाना बाकी है, तो वो भी आपके लिए क्या है? लायबिलिटी मानी जाएगी। तो अब बढ़ते हैं इसके टाइप्स की ओर। सबसे पहले करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ऑब्लिगेशंस दैट आर पेबल विद इन 12 months और विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द बिजनेस नोन एज करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी क्या होती है? कि एक ऐसी दायित्व होती है जो कि विद इन 12 months, 12 months अभी हमने क्या करंट एसेट्स में क्या बताया था? शॉर्ट टर्म पीरियड विद इन 1 ईयर। तो इसमें भी वही चीज क्या है? 12 months मीन 1 ईयर। तो करंट लायबिलिटी भी वही होती है जिसे कि आपको विद इन 1 ईयर आपको चुकाना पड़ता ही है। तो ऐसी लायबिलिटी को क्या कहते हैं हम? करेंट लायबिलिटी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से करेंट असेट्स उसी तरीके से करेंट लायबिलिटी। करेंट असेट्स में भी लेस देन 1 ईयर की होती है पीरियड, और करेंट लायबिलिटी में भी लेस देन 1 ईयर की ही पीरियड होती है। विद इन 1 ईयर आपको करेंट लायबिलिटी को चुकाना पड़ेगा ही। तो ये है आपकी करेंट लायबिलिटी। अब आते हैं फिक्स्ड लायबिलिटी। फिक्स्ड लायबिलिटी या फिर नॉन करेंट लायबिलिटी। तो फिक्स्ड लायबिलिटी क्या होती है? ऑब्लिगेशंस दैट आर नॉट पेबल विद इन 12 months और विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ अ बिजनेस आर नोन एज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या फिर फिक्स्ड लायबिलिटी। तो यहाँ पर देखिए, जो फिक्स्ड लायबिलिटी है वो भी फिक्स एसेट्स की तरह है। जैसे फिक्स एसेट्स क्या होता है? लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता था, मैंने अभी पीछे बताया। उसी तरीके से फिक्स्ड लायबिलिटी भी लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होती है, मोर देन 1 ईयर के लिए होती है। फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म लोन, आपने बैंक से कोई लोन ले रखा है 4 साल, 5 साल, 10 साल के लिए, तो वो क्या होगी? मोर देन 1 ईयर हो जाएगा और वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के श्रेणी में आ जाएगा या फिर फिक्स्ड लायबिलिटी के श्रेणी में आ जाएगा। पढ़ते हैं लास्ट टॉपिक की ओर, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। तो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी आप देख सकते हैं क्या कह रहा है कि contingent liability are those liability that may or may not be incurred by a business depending on the outcome of a future occurrence. In case the occurrence does not happen,
एन ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट लायबल टू पे एनीथिंग। अब इसे हम हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं कि वे दायित्व जो भविष्य में होने वाली घटनाओं के परिणाम पर आधार पर किसी व्यवसाय द्वारा किया जा सके या नहीं हो सकता। यदि ऐसा नहीं होता तो संगठन कुछ भी भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा दायित्व जो कि डिपेंड करता है आपके भविष्य में होने वाले कार्य पर। अगर वो कार्य हुआ तो आप उस दायित्व को चुकाएंगे, अगर वो कार्य नहीं हुआ तो आप उस दायित्व को नहीं चुकाएंगे। तो ये होता है कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल लॉ सूट प्रोसीडिंग, मुकदमे की कार्यवाही। मान लीजिए आपके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है, तो अगर वो मुकदमा आप हार जाते हैं तो आप उस दायित्व को चुकाएंगे, और अगर आप मुकदमा नहीं हारते हैं तो आप उस दायित्व को नहीं चुकाएंगे। मीन्स कि जो आपका दायित्व है, लायबिलिटी है, आपके मुकदमे पर डिपेंड करता है। भविष्य में जो घटना घटेगी उस पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो ऐसी लायबिलिटी को हम क्या करते हैं, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।